Assalamualaikum. So in today's class, I will be starting a new chapter. In the last class, we did money and banking. हमने लास्ट क्लास में जो चैप्टर करा था ना, उसका नाम था मनी एंड बैंकिंग। और आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, उसका नाम है हाउस होल्ड्स। क्या नाम है भाई? इस चैप्टर का नाम है हाउस होल्ड्स। नाउ व्हाट इज दिस हाउस होल्ड्स? हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है कंज्यूमर। हाउस होल्ड का मतलब क्या है सर? हाउस होल्ड का मतलब है कंज्यूमर। अब हम पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर क्या क्या करता है, ठीक है। वैसे तो ये एक बहुत जनरल टॉपिक है, एंड ट्रस्ट मी, अल्लाह की कसम, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैं ये चैप्टर शायद आज तक कभी भी नहीं पढ़ा। ये मैंने आई गेस कभी रीड कर दिया होगा 9 क्लास के अंदर। आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। ये मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और ट्रस्ट मी, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप देखोगे कि यार इस टॉपिक में वाकई में कुछ भी नहीं है सर का पढ़ाने का। इसमें हमें खुद याद करने का, एंड इट्स ट्रस्ट मी जस्ट जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज हाउस होल्ड्स। ओके। अच्छा भाई, सबसे पहली हेडिंग है, देखो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे: स्पेंडिंग के बारे में, सेविंग के बारे में, और बोरोविंग के बारे में। In this chapter, we will be talking about three things: spending, saving and borrowing. एक नॉर्मल हाउस होल्ड, एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल हाउस होल्ड, एक नॉर्मल बंदे की जिंदगी इन तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। कि वो पैसा खर्च करे, वो पैसा सेव करे। और ये दोनों करने के लिए अगर एक गरीब आदमी है तो उसको पैसा बोरो करना पड़ेगा। वैसे हमें ये लगता है कि सिर्फ गरीब आदमी पैसा बोरो करता है। भाई, अमीर और गरीब वो सब पैसे बोरो करते हैं। गरीब अपने पेट के लिए पैसा बोरो करता है, अमीर पैसे से पैसा बनाने के लिए बोरो करता है। तो हर हाउस होल्ड की जिंदगी इन तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट इज स्पेंडिंग, सेविंग एंड बोरोइंग, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था इसका। अब हम लोग शुरू करते हैं। एक एक लाइन करके मैं आपको समझाऊंगा। मेरा मशवरा ये होगा, जो लास्ट चैप्टर हमने करा था मनी एंड बैंकिंग, और जो आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं हाउस होल्ड्स का, इन दोनों जो बच्चे जाहिर सी बात है, इस क्लास के अंदर राइट नाउ देर आर 55 स्टूडेंट्स। 55 स्टूडेंट्स अभी इस ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि जो बच्चे इसमें 6 से 7 बच्चे कराची वाले होंगे, उनको मैं उसमें से 3-4 को मैं ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो 3-4 रहते हैं उनको भी कमिंग वीक के अंदर मिल जाएंगे। दो स्टूडेंट्स हु आर ऑनलाइन, आई वुड एडवाइज देम कि आप अपना टाइम बचाएं और आप मनी बैंकिंग, और आज जो हम लोग चैप्टर करें हाउस होल्ड, और इसके बाद एक और चैप्टर करेंगे बिजनेस ग्रोथ, इन तीनों चैप्टर की पीडीएफ्स का फोटो कॉपी निकाल लेना। इनको कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है, बहुत टाइम ज़ाया होगा। दे आर जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप इनकी पीडीएफ की फोटोकॉपी निकाल लें, ताकि आपको याद करने में आप सिर्फ यू जस्ट हैव टू रीड देम। ओके, आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज द अमाउंट दैट इंडिविजुअल स्पेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट लार्जली डिपेंड अपॉन देयर इनकम। इस पहली लाइन का मतलब ये है कि इंसान कितना पैसा उड़ा रहा है ना, ये इसकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या बोला सर? इंसान कितना पैसा उड़ा रहा है ये इसकी इनकम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब बात यह है कि इंसान पैसे कैसे कमाता है। एक इंसान बहुत सारे तरीकों से पैसे कमा सकता है। देर 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 आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम। बहुत सारी सोर्सेज ऑफ इनकम होती हैं। पहला लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन सेविंग। आप लेट सपोज मैंने आज 1 लाख रुपए बैंक में जमा कराएं, और बैंक वाले ने बोला है कि 1 लाख रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इसका मतलब है ईयर एंड पे मुझे कितने मिलेंगे वापसी? 1,10,000। तो मैंने कितना कितना कमाया? मैंने 10,000 रुपये कमाया। तो एक इंसान अपने पैसे बैंक में सेव कर सकता है, और उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेट सपोज मेरे पास एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, एक खाली बैंगलो है, और मैंने वो एयरबीएनबी पे दे दिया, तो मुझे उससे हर महीने क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो इंसान को प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट मिल सकता है। अपनी सेविंग्स के ऊपर, बैंक में अगर सेविंग्स रखी हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है। उसके अलावा अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो उसके ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट को अच्छी जबान में डिविडेंड कहते हैं। जैसे मिसाल है, मैंने अलबेक के शेयर्स ले लिए। तो जब मैंने अलबेक के शेयर्स लिए हैं, तो अलबेक मुझे, शेयर्स का मतलब है मैंने अलबेक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा है, उसके कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीद लिए ना।
तो जो मैंने कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदे हैं उसके ऊपर मुझे रिटर्न मिलेगा। और जो रिटर्न मिलेगा उसको क्या कहते हैं, उसको प्रॉफिट कहते हैं। और याद रखना, प्रॉफिट को अच्छी जबान में क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। तो भाई जो शेयर्स, मेरी इन्वेस्टमेंट है ना शेयर की फॉर्म में, उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा उस रिटर्न को अच्छी जबान में क्या कहते हैं, डिविडेंड। तो इंसान को अपनी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, प्रॉपर्टी के बदले में रेंट मिल सकता है, शेयर्स के बदले में डिविडेंड मिल सकता है। और अगर एक एंटरप्रेन्योर है, एक ओनर है, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड के तौर पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो इंसान पैसा चार तरीकों से कमा सकता है। या तो वो अपनी बैंक की सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकता है, या तो प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट कमा सकता है, या तो किसी कंपनी के शेयर्स लेके डिविडेंड कमा सकता है, या तो अगर वो ओनर है तो वो अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमा सकता है। एक और भी पैसे कमाने का तरीका है, लेकिन वो मैं नहीं बता रहा, वो आप समझदार हैं। ऐसा ही है ना भाई। तो पैसे कमाने के चार तरीके हैं कि इंसान अपनी सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकता है, प्रॉपर्टी के बदले रेंट कमा सकता है, शेयर्स के ऊपर उसको डिविडेंड मिल सकता है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर को रिटर्न के तौर पर प्रॉफिट मिल सकता है। सही है। तो भाई इंसान की इनकम, इंसान की इनकम चार तरीकों से जनरेट हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। और जो आपकी स्पेंडिंग है ना, वो इंसान की लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे एक हाई इनकम अर्नर, एक अमीर आदमी है, वो स्पेंड बहुत ज़्यादा करेगा। अच्छा, वो स्पेंड ज़्यादा कहाँ पर करेगा पता है? अमीर आदमी किधर ज़्यादा स्पेंड करेगा, ज़रा जवाब देना प्लीज़। फूड पर या लग्जरी पर? एक हाई इनकम अर्नर फूड पे कम स्पेंड करेगा, लग्जरी पे ज़्यादा स्पेंड करेगा। और एक गरीब आदमी, हाय गुर्बत, हाय गुर्बत, एक गरीब आदमी किधर ज़्यादा स्पेंड करेगा? एक गरीब आदमी लग्जरी के ऊपर तो सोच ही नहीं सकता। एक गरीब आदमी फूड के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेगा। मतलब एक गरीब आदमी की इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन बेसिक नेसेसिटी के ऊपर चले जाता है, और एक अमीर आदमी का इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन बेसिक नेसेसिटी के ऊपर जाता है। ओके। अब ये इतनी लंबी करी हुई है, मैंने आपको शॉर्टकट में सिखाया था डिमांड के पहले चैप्टर के अंदर। अहमद जरा जरा मुझे बताना, हमने डिमांड के पहले चैप्टर के अंदर ये बात सीखी थी, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम। अदीना, आई होप आपने अब तक सीख लिया होगा। अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखना शुरू कर दिए हैं तो आई होप इस वक्त तक आपको आना चाहिए कि सर डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स होती है। तो मैं आपको आज याद दिला देता हूँ फिर से, मैंने आपको दो इनकम्स पढ़ाई हैं। एक मैंने आपको पढ़ाई थी नॉमिनल इनकम, और एक मैंने आपको पढ़ाई थी डिस्पोजेबल इनकम। तो अगर आपको याद हो तो नॉमिनल इनकम वो होती है जो बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स होती है। सर नॉमिनल इनकम इज बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड डिस्पोजेबल इनकम इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। सर नॉमिनल इनकम वो इनकम है जो टैक्स से पहले की है, डिस्पोजेबल इनकम वो है जो टैक्स कटने के बाद है। लेट्स सपोज गवर्नमेंट का रूल है कि जो बंदा 1 लाख रुपए कमाएगा वो 20% टैक्स देगा। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। तो भाई 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे दिया, तो मुझे कितने मिले, मुझे कितने मिले, 80,000। ये 80,000 मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, ये 20,000 इनकम टैक्स है, और ये 1 लाख नॉमिनल इनकम है। ये 1 लाख नॉमिनल इनकम क्यों है? क्योंकि ये जो 1 लाख रुपीज है ये टैक्स कटने से पहले के हैं। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स मुझे 80,000 मिले। तो इस 80,000 में से मैं सेव करूंगा, और इस 80,000 में से मैं क्या करूंगा, स्पेंड करूंगा। सही है। तो इन शॉर्ट, नॉमिनल इनकम इज इनकम बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स एंड डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। समझ आई ये बात? देखो इधर क्या लिखा है, डिस्पोजेबल इनकम इज इनकम लेफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स सच एज इनकम टैक्स, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड यूनियन फीस। आई होप आपको पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब पता होगा। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है? गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ना, गवर्नमेंट के जो बंदे होते हैं, या फिर एक नॉर्मल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम कर रहे हो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक स्कूल है, मेरी फर्स्ट स्कूल है कराची पब्लिक स्कूल, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। अभी भी बहुत थोड़े से टाइम के लिए जाता हूँ, मुख्तसर से टाइम के लिए, लिमिटेड पीरियड्स लेता हूँ गिनती के। वहाँ पर है ना, वहाँ पर
आई थिंक सो कि मेरी सैलरी में से आई थिंक 500 रुपीज एवरी मंथ डिडक्ट होते हैं, एवरी मंथ 500 रुपीज डिडक्ट होते हैं। और वो पेंशन पेंशन के नाम के कटते हैं, पेंशन कंट्रीब्यूशन करता है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो वहाँ की प्रिंसिपल है उसने मुझे बात बोली कि सर जिस दिन आप हमें छोड़ के जाओगे, धोखा दे के जाओगे। मैंने बोला धोखा क्या है भाई, मैं आगे नहीं बढ़ूँ? मतलब तुम्हारी पराठो बने मैं बाइक पे ही घूमता रहूँ? हैं? तो बोला जिस दिन आप जा रहे होंगे ना, उस दिन हम आपको ये सारे के सारे पैसे दे देंगे। और ये मेरे से पेंशन काट रही है कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा उस दिन ये पैसे मुझे दे देंगे। सही है। और एक ट्रेड यूनियन की फीस होती है। ट्रेड यूनियन मैंने लेबर मार्केट में पढ़ाया था, आपको याद होगा। ट्रेड यूनियन एक इदारा है जो वर्कर के बेहाफ पे जाकर बातचीत करता है, वर्कर की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये फ्री में नहीं करता, सब पैसे लेते हैं। फ्री में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो आपकी इनकम एक साथ मिलती है। आपकी इनकम में से क्या क्या कटता है? इनकम टैक्स कटता है, पेंशन कटता है, ट्रेड यूनियन फीस कटती है। ये सब कट कटाने के बाद जो पैसे आप घर लेके जा रहे हो, वो पैसे, उस इनकम को क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो इन शॉर्ट, डिस्पोजेबल इनकम एक ऐसी इनकम है जो सब कुछ कट कटाने के बाद बच जाएगी। एक बहुत ही बड़े आदमी ने एक बात कही, बहुत अच्छी सी। जिस दिन मेरा स्कूल का पहले दिन था, जिस दिन मेरी स्कूल का पहला दिन था, उस दिन वहां पर एक टीचर है, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि सर इस स्कूल के अंदर लेट डिडक्शन भी होती है, छुट्टी पे भी पैसे कटते हैं। और कभी कभार आपको लगेगा कि आपने छुट्टी कम करी है, आप लेट कम आए हो, पैसे ज्यादा कट गए। तो उस बंदे ने मुझे एक बात सिखाई थी, पाकिस्तान के अंदर जो डिसाइड हुआ वो आपकी इनकम नहीं है, जो आपको मिले वो आपकी इनकम है। समझ आई बात? क्या बोला? जो डिसाइड हुआ वो आपकी इनकम नहीं है, जो आपको मिले वो आपकी इनकम है। इस बंदे ने क्या बोला? जो कट कटा के तुम घर लेके जा रहे हो ना, जो तुम्हें मिले, जो तुम घर लेके जा रहे हो, वो तुम्हारी कौन सी इनकम है? डिस्पोजेबल इनकम। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब मेरी बात सुनना, इधर क्या लिखा है। लो इनकम अर्नर स्पेंड्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। कोई नई बात बता भाई, मुझे पता है हमें। वाइल हाई इनकम अर्नर विल स्पेंड अ लो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑन फूड एंड नेसेसिटीज। अब मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, गौर से सुनना। मैं इनकम की अभी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वेल्थ की। मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ, नॉट इनकम। दोनों में बहुत फर्क है। इनकम है जो मैंने पैसे कमाए हैं। याद रखना, वेल्थ, वेल्थ है ना, वेल्थ, एक इंसान की वेल्थ मेजर होती है उसकी एसेट्स से। एक इंसान की वेल्थ मेजर होती है उन उसके एसेट्स से। किससे मेजर होती है? एसेट से। द नंबर ऑफ एसेट्स ही हैव। आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना? आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना? कैपिटल, कैपिटल इज बेसिकली योर वेल्थ ना। कैपिटल कैसे आता है भाई? एसेट में से लाइबिलिटी निकाल दो। एसेट जो आप ओन करते हो, लाइबिलिटी जो आपके ऊपर उधार है। ऐसा ही है ना भाई? अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी, वो लाइबा क्या बोल रहा हूँ, लाइबिलिटी उड़ा दूं, तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा, मेरे पास मेरी वेल्थ आ जाएगी। सही कह रहा हूँ? अगर मैं एसेट में से लाइबिलिटी को उड़ा दूंगा तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। सही कह रहा हूँ? तो अब आप याद रखना, द वेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ एसेट्स दैट दे ओन माइनस देयर लाइबिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख की 5 गाड़ियाँ हैं। सारे मेरे पास रिक्शे हैं, रिक्शे 10 लाख में आजकल रिक्शे आते हैं। मैं रिक्शे वाला हूँ, गरीब आदमी। 5 रिक्शे हैं मेरे पास। मेरी वेल्थ है कितनी? 50 लाख। 50 लाख के मेरे पास एसेट है। और मैंने आलियान से उधार लिए मैं 70 लाख। कितने उधार लिए? मैं 70 लैक्स की लाइबिलिटी है। और इसी आलियान के पैसों से मैंने 50 रिक्शे लिए थे, 10 रिक्शे लिए थे जो 50 लाख के थे। तो मेरी वेल्थ किस में है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में? ऑब्वियसली नेगेटिव में। तो इंसान की वेल्थ कैसे कैलकुलेट होती है? उसके एसेट्स जो वो ओन करता है उसमें से सारी लाइबिलिटी उधार को उड़ा दो। अब आप याद रखना, जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट। और जब आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी उसको नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। क्या बोला आपको? जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी उसको पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। जब आपके एसेट्स की वैल्यू कम होगी इसको नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट कहते हैं। सर आज एक बंदे ने, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसने आज से 12 साल पहले
दुबई के अंदर एक अपार्टमेंट लिया था, और उसने वो अपार्टमेंट लिया था आई गेस 36,000 दरम्स का। उसने बोला सर आज मेरे अपार्टमेंट की जो कीमत है वो है 78,000 दरम्स। तो वो क्या बताना चाह रहा था कि उसके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब उसको कौन सा इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट, सही कह रहा हूँ। बैरिया टाउन कराची के अंदर कुछ लोग वहां पर रहते हैं, और वो अब कराची शिफ्ट हो गए। समझ गए होंगे मैं किनको टारगेट कर रहा हूँ। बैरिया टाउन कराची के अंदर कुछ लोग रहते थे, सही है। उन लोगों के पास बड़े बड़े बंगले थे। उन लोगों के पास बड़े बड़े बंगले थे, जो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए के लिए हैं। और आज 50 लाख में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई है। तो जब आपके एसेट्स की वैल्यू गिरेगी तो इसका मतलब है नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट हुआ, और जब आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब है पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट हुआ है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं। पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की वैल्यू बढ़ती है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। किस किस को पता है दुनिया में गाड़ियों की वैल्यू वैल्यू डेप्रिशिएट होती है? क्योंकि गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो हम पढ़ते हैं ना वो लगाया जाता है, सही। यहां पर तो क्या होता है, गाड़ी को पेंट कराओ, जेन्युइन गाड़ी है भाई। वहां पर अगर एक बार गाड़ी पेंट हो गई ना तो इसका मतलब है वो गाड़ी की वैल्यू गिर गई है। यहां पर तो गाड़ी को पेंट कराओ। सौदा कैसे होता है भाई, पाकिस्तान में गाड़ी कैसे बेची जाती है? सेठ, अभी अभी शोरूम से निकाल के आया हूँ, 0 मीटर गाड़ी है, देख कैसी चमक रही है। गाड़ी पे पॉलिश कराते हैं, कोई गाड़ी पे वैसलीन लगा रहा है निशान छुपाने के लिए। उसके बाद जब बंदा आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। बंदे को क्या बोल रहे हैं? खुदा की कसम, जो है तुम्हारे सामने है। मिट्टी है तो भी तुम्हारी है, सोना है तो भी तुम्हारी है। बंदा बोल रहा है यार, और बंदे को वो अगला बंदा क्या बोल रहा है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। अच्छा, जेन्युइन नहीं बोलते हैं, जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, जो है आपके सामने है, आप चेक कर लो। मिट्टी है, सोना है, सब आपका है। एक बार स्टार्ट कर ली फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपन ऐसे ही गाड़ी बेचते हैं ना पाकिस्तानी। अमेरिका के अंदर क्या होता है, कभी जापान से गाड़ी मंगवाते हैं ना तो उसकी पूरी ऑक्शन रिपोर्ट आती है। अमेरिका के अंदर जैसे इंसान की रिपोर्ट होती है ना, गाड़ी की भी रिपोर्ट होती है। कि भाई गाड़ी इस दीवार पे लगी थी, इस सिग्नल पे लगी थी, गाड़ी ने कलाबाजी खाई थी, दरवाज़ा टूटा था, हैंडल टूटा था, हर चीज़ लिखी हुई होती है। उसकी बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। यहाँ पर बंदा आ रहा है, गाड़ी चेक कर रहा है, उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करी, अभी वो आगे तक पहुंचा है, पता चला भाई गाड़ी का इंजन गिर गया, धमाल मूवी चल रही है। यहाँ पर ये वाला सीन है। ऐसा ही है भाई। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो टैक्स कटने के बाद है। नॉमिनल इनकम वो इनकम है जो बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्स है। एक इंसान अपनी, एक गरीब आदमी अपनी इनकम का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन नेसेसिटी पे खर्च करता है, एक अमीर आदमी अपनी इनकम का बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन नेसेसिटी पे खर्च करता है। हाउ इज वेल्थ कैलकुलेटेड? आप अपने सारे एसेट्स को ऐड करो और उसमें से सारे उधार को माइनस कर दो तो आपके पास आपकी वेल्थ आ जाएगी। अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि दैट देयर इज अ पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट। अगर आपके एसेट की वैल्यू कम हुई है तो इसका मतलब है कौन सा इफेक्ट हुआ है, नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट हुआ है। ओके। अच्छा जी, अब आप लोगों का मसला ये, जो जो बच्चे स्कूल जाते हैं और वो बुक रीडिंग करते हैं, तो बुक पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं क्लासेस है ना कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग इस तरीके का टेबल देखकर घबरा जाते हो, आप लोगों की सीटी गुम हो जाती है। ऐसा ही है ना भाई, कसम खुदा की इस टेबल में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। आप सिर्फ मेरी बात सुनना, मैं आपको फिर सबूत दूंगा। ये इधर आपके सामने हेडिंग लिखी हुई है, इनकम ग्रुप, स्पेंडिंग सेविंग बोरोइंग। एक गरीब आदमी बोले तो लो इनकम ग्रुप, एक लो इनकम अर्नर स्पेंड ज्यादा करता है, सेव बहुत लिमिटेड करता है, या फिर सेव ही नहीं करता, पैसे ही नहीं है साले के पास, है गुर्बत। और दूसरा वो बोरो बहुत ज्यादा करता है। आपके घर में गार्ड है, आपके पास आपका गेट कीपर है, आपके घर में मेड है, मासी है, ये सब आपसे पैसे उधार लेके बैठे होंगे, ये बात सच है। क्योंकि गरीब आदमी है ना बेचारे। तो गरीब आदमी स्पेंड ज़्यादा करता है, बोरो भी ज़्यादा करता है, सेव बहुत कम करता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं करता। अब आप पढ़ लो भाई। स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर इनकम ऑन नेसेसिटी, सेविंग टेंड्स टू बी लो एज देयर इज नॉट मच इनकम लेफ्ट आवर्स आफ्टर स्पेंडिंग। बोरो टू फंड देयर एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे पूरे करने के लिए पैसे बोरो करते हैं, जैसे कि नेसेसिटीज़ के लिए।
उसके अलावा बैंक्स गरीब आदमी को पैसे लेंड नहीं करती, तबे तभी क्योंकि हायर रिस्क होता है, वो रिटर्न नहीं कर पाते ना। जाहिर सी बात है, मैं गरीब आदमी अगर आज एक लोन लेने जाता हूँ बैंक से, तो बैंक मुझे बोलेगी इसको गेट से ही भगाओ साले को। बैंक बोलेगी ये वापसी ही नहीं कर सकता, वापसी नहीं कर सकता, नहीं देगी लोन। ऐसा ही है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक मिडिल इनकम अर्नर है, हम लोग की तरह एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल इनकम अर्नर है। उसका क्या पैटर्न होता है? वो स्पेंड ज़्यादा करता है, सेव भी ज़्यादा करता है, और बोरो बहुत लिमिटेड करता है। बोरो बहुत लिमिटेड करता है, ये गरीब, ये मिडिल इनकम अर्नर का पैटर्न है, एक्सपेंडिचर पैटर्न है कि वो स्पेंड ज़्यादा करता है, सेव ज़्यादा करता है, बोरो कम करता है। ऐसा ही है भाई, हम सबकी ज़िंदगी में यही होता है। ऐसा ही है, अब मेरी बात सुनना। हम नेसेसिटी के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं, लग्जरी के ऊपर कम स्पेंड करते हैं। ऐसा ही है। थोड़े बहुत पैसे हम लोग बचा लेते हैं, सेविंग ज़्यादा होती है, और हम बोरो कम करते हैं। ठीक है, हम बोरो कम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं, हम घर निकलवा लेते हैं, कार फाइनेंसिंग कर लेते हैं। सही है, देखो तीनों के एक्सपेंडिचर में फ़र्क है। गरीब आदमी पैसा लेता है अपने पेट के लिए, मिडिल क्लास आदमी पैसा लेता है अपनी लग्जरीज को फुलफिल करने के लिए। क्रेडिट कार्ड निकलवाएगा, बैंक से गाड़ी लेगा, इस्लामिक बैंकिंग से, या फिर इसके अलावा मॉर्गेज करेगा, घर निकलवा लेगा बैंक से, कागजात वहां पे रख देगा, प्रॉपर्टी पेपर वहां पड़े होंगे, घर इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है। एक हाई इनकम अर्नर, अमीर आदमी, एक अमीर आदमी क्या करेगा? एक हाई इनकम अर्नर सेव करता है, सेव्स बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि उसका इतना पैसा होता है, उसको उन पैसों को डबल करना होता है। स्पेंड करता है, लेकिन निसेसिटीज के ऊपर कम स्पेंड करता है, और लग्जरीज के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करता है। ठीक है। और बोरो भी बहुत बोरो बोरो नहीं करता, वो बोरो कम करता है, वो उल्टा दूसरों को पैसे देता है। वो बोरो करता नहीं है, वो बोरो करवाता है, लोग उससे पैसे बोरो करते हैं और वो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाता है। अब अगर एक अमीर आदमी बोरो करने जा रहा है, बैंक पैसा लेने जा रहा है, तो फिर वो अपनी तरह कोई छोटी मोटी अमाउंट बोरो नहीं करेगा, वो फिर बड़ी अमाउंट बोरो करेगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि हमारी क्लास में एक बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इब्राहिम, अमीर तरीन आदमी है भाई। इब्राहिम हो गया, राफी हो गया, ये सारे अमीर लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ। उसैद हो गया, मोहम्मद हो गया, ये सारे अमीर अमीर लोग हैं, अनस हो गया, ये सारे अमीर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ये अमीर लोग बैंक में जाते हैं ना, तो ये बैंक में जाकर बोलते हैं, सेठ बैंक वाले को बोलते हैं ज़रा 10-15 करोड़ उधार तो दे दे। बैंक वाला इसको बोलते हैं जी सर बिल्कुल आपको दे रहा हूँ। 10-15 करोड़ रुपए इनको उधार दे देती है बैंक। अच्छा, अब बैंक इसको 10-15 करोड़ रुपए क्यों उधार दे रही है? क्योंकि बैंक को पता है कि इसके पास पे बैक पावर है। ये अगर उधार ले रहा है, ये 100 करोड़ की पार्टी है और ये 10 करोड़ का लोन ले रहा है, तो ये आराम से भर सकता है। ये नहीं भर सकता तो इसका अब्बा भर देगा को, भर सकता है। इसके बाद इतनी प्रॉपर्टी है कि इसकी प्रॉपर्टी जब्त करके हम पैसे ले सकते हैं। तो अब आप याद रखना, एक हाई इनकम अर्नर बोरो करता है, लेकिन या तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बोरो करेगा और बैंक उसको आसानी से पैसे दे देगा क्योंकि उसके पास पे बैक पावर है, और दूसरा एक अमीर आदमी पैसे लेता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। तो अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन दे दूं, तो एक लो इनकम अर्नर स्पेंड ज़्यादा करता है, सेव कम करता है, बोरो बहुत ज़्यादा करता है। एक मिडल इनकम अर्नर स्पेंड ज़्यादा करता है, सेव भी ज़्यादा करता है, और बोरो कम करता है। एक हाई इनकम अर्नर स्पेंड करता है अपनी इनकम का बहुत छोटा प्रोपोर्शन नेसेसिटी पे, लार्जर प्रोपोर्शन लग्जरी पे, सेव बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि इतना पैसा पड़ा हुआ है उसको रोल करना, उससे और कमाना है, और बोरो करता है लेकिन अपने बिजनेस के लिए करता है। इसके अलावा वो उधार देता है लोगों को, खुद बोरो नहीं करता पैसे। ये डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं। अब आधे से ज़्यादा बच्चों को तो अफसोस के साथ यही नहीं पता कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है रीजंस, रीजंस ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब आप खुद सोचो, देर आर सेवरल अदर रीजंस ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, सेविंग एंड बोरोइंग। इंसान सेव करता है, स्पेंड करता है, पैसे बोरो करता है, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आप लोग प्लीज चैट बॉक्स ओपन कर लें। पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन। अगर मुल्क में महंगाई है, आप सेव करोगे स्पेंड करोगे? जवाब देना। अगर मुल्क में महंगाई है, आप सेव करोगे स्पेंड करोगे?
इफ देर इज इन्फ्लेशन इन दी कंट्री, तो आप सेव करोगे, आप स्पेंड नहीं करोगे। सर कोई एग्जाम्पल, ऐसे समझ नहीं आता। अभी थोड़े टाइम पहले इलेक्ट्रिसिटी के बिल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, स्पेशली इन कराची। तो इट हैपन्स इन एवरी मिडिल क्लास होम, हम सबके घर में ये बात होती है। चलते फिरते चलते फिरते कोई लाइट बंद कर देगा, कोई बोलेगा एक एसी में बैठो। कोई अभी जैसे मिसाल है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, इसको मैंने स्टडी रूम बना दिया है। मैं वो कोने में सोफे पे बैठा हुआ था, ये दरवाज़ा है सामने, ये खुला हुआ था। अच्छा, पंखा खुला हुआ था, लाइट बंद थी, तो किसी को मैं दिखाई नहीं कोने में पड़ा हुआ हूँ। अबे कोई आया, लाइट पंखा बंद कर दिया। मैंने बोला, एक बार उठा, मैंने पंखा खोल दिया। फिर 15-20 मिनट हुई, किसी ने फिर पंखा बंद करा। अच्छा, दोनों बार अलग अलग बंदे ने करा। तीसरी बार मैंने बोला, अबे पागल पागल हो गए हो क्या तुम लोग, बार बार पंखे बंद कर देते हो। हैं, मैंने कहा, मैं बैठा हूँ उधर, दिख नहीं रहा क्या? तो आगे से मुझे जवाब पता है क्या मिला? ये आप लोग सब रिलेट कर सकते हो। आगे से मुझे जवाब क्या मिला पता है? बिजली का बिल बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल, मुल्क में महंगाई चल रही है, और इस वक्त हमें सेविंग करनी चाहिए। तो इन्फ्लेशन के वक्त लोग सेव ज़्यादा करते हैं और स्पेंड कम करते हैं, और अपनी परचेजेस को डिले करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, जब मुल्क में महंगाई चल रही होती है जब मुल्क में महंगाई चल रही होती है तो लोग स्पेंड करना प्रेफर नहीं करते, सेव करना प्रेफर करते हैं। और लोग अपनी परचेजेस को डिले कर देते हैं, बोलते हैं कि बाद में लेंगे जब चीज़ सस्ती हो जाएगी। ऐसा ही है ना भाई? तो इसका मतलब है, इंसान पैसा स्पेंड कर रहा है नहीं कर रहा, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि मुल्क में महंगाई का रेट कितना है। अगर महंगाई का रेट बढ़ रहा है तो लोग स्पेंड कम करेंगे और अपनी परचेजेस को भी डिले कर देंगे। ठीक है। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। अब मुझे जवाब देना, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप सेव ज़्यादा करोगे और स्पेंड कम करोगे, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप सेव कम करोगे और आप स्पेंड ज़्यादा करोगे। सही कह रहा हूँ? सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप सेव ज़्यादा करोगे, क्योंकि सेव करने में फ़ायदा है, तो आप स्पेंड कम करोगे क्योंकि आपने सारा पैसा बैंक में रख दिया है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप सेव कम करोगे और आप स्पेंड ज़्यादा करोगे, क्योंकि सेव करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब है, आपकी स्पेंडिंग इन्फ्लेशन रेट पे, महंगाई के रेट के ऊपर तो डिपेंडेंट है, लेकिन उसके साथ साथ किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कंट्री में इंटरेस्ट का क्या रेट चल रहा है। ठीक है। तीसरा, कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल क्या, किसका कॉन्फिडेंस लेवल? कॉन्फिडेंस लेवल इन द इकोनॉमी। आपने सुना होगा कि बीच में जून जुलाई के अंदर आवाज आई थी कि पाकिस्तान इज अबाउट टू गेट डिफॉल्ट। था ऐसा या नहीं था? पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, ये सुनने में आ रहा था। और हम सब ठहरे नॉर्मल लोग, जिन्होंने बहुत मेहनत से हलाल पैसे कमाए। तो हम सबके घर वालों ने बैंक से पैसा निकाल लिया। बोला, यार मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, बैंक में पैसा रखने का फायदा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बैंक ही करप्ट होती है। तो इसका मतलब है, हमारा उस वक्त हमारे मुल्क में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि आप सेव करो, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। खर्चा नहीं करो, मतलब जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तो लोग स्पेंड कम करते हैं और सेव ज़्यादा करते हैं फ्यूचर के लिए। और जब इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। अब आप खुद बताओ, अब ये तो अल्लाह को पता कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन जितना मेरा दिमाग कहता है, जितनी मैंने अपने 5 साल का तजुर्बा देखा है, इस पॉलिटिक्स देखी है, वैसे आई एम इमरान खान फैन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ ने मुल्क सुधार दिया है कुछ हद तक, 5-6%। तभी अब लोग तभी अब लोग जो है ना, वो खर्चा कर रहे हैं। लोगों का पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस आ गया है। आप रोडों पे देखो, BYD का डाला निकला है, लोग वो ले रहे हैं। आपको BYD की इलेक्ट्रिक कार दिख रही है, आपको नई RS, नई स्पोर्टेज दिख रही है, आपको कोई रीवो में दिख रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का बढ़ रहा है। MG आ रही है, ऐसा ही है ना भाई? तो लोग स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है, इंसान की स्पेंडिंग कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हाई कॉन्फिडेंस लेवल है मुल्क के अंदर तो लोग स्पेंड करना प्रेफर करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, मैं इन शॉर्ट समझा दूं आपको,
अगर इकोनॉमिक कंडीशन है बूम की, बूम का मतलब है मुल्क तरक्की के रास्ते पर है, एज पर शहबाज शरीफ, हैश टैग चेरी ब्लॉसम, हैश टैग पॉलिश। सही है। मुल्क बूम में है, और बूम एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, तो लोग स्पेंड भी ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो कमा रहे होते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी में लो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जब मुल्क रिसेशन में, तो लोगों की इनकम भी कम होती है, तो लोग स्पेंड भी कम करते हैं। तो इसका मतलब है आपकी स्पेंडिंग तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है: इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और कॉन्फिडेंस लेवल। चौथा फैक्टर है एज। आपकी एज बहुत मैटर करती है। वो अपन ने ये जवानी है दीवानी में डायलॉग सुना होगा: 24 में नौकरी, 26 में छोकरी, 28 में बच्चे। ये सुना है ना डायलॉग? ऐसा, ये एक बात बता दूं आपको, उस बंदे ने, रणबीर कपूर ने बिल्कुल सही बात बोली थी, कसम से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कितने साल का लगता हूँ आप लोग गैस करोगे कोई? आपको मेरी क्या एज लगती है? अबे क्या हो गया, 26? पागल वागल हो गया? 18? एक काम करना, ये बोल देना आज ही पैदा हुआ हूँ। 27, 32, 33, उल्ला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुढ़ा ही कर दो, मार दो 50, वाह। सब गलत हो, अभी तक किसी ने सही बताई नहीं है। जस्ट 24, जस्ट 24, स्वीट 24। सही बता रहा हूँ। कल अगर मैं बाल वाल बना कर आ जाऊं तो मैं तुम लोगों की तरह 18 साल का लड़का हूँ भाई, और कुछ भी नहीं है। और 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 3 दिसंबर को ये 24 का लकब खत्म हो जाएगा, और मैं 25 का हो जाऊंगा। ऐसा ही है। अब मेरी बात सुनना। मेरा तजुर्बा ये कहता है, अली, थोड़ा सा समझ गए या मैं बोलूँ कुछ? अच्छा, अब सुनना मेरी बात। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अभी जितना घूमना है ना घूम लो, क्योंकि अभी घूमने की एज है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी का मकसद चेंज हो जाएगा। आपको फिर पैसे बचाने होंगे, आपको फ्यूचर की टेंशन होगी कि यार आगे बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना है, बीवी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है, ये हर किसी की ज़िंदगी की एक साइकिल है, इधर से गो ऑन करना है, फिर आप बुढ़े हो जाओगे, उसके लिए पैसे बचाने हैं आपको। सही है। तो एक जवान आदमी, मतलब एक जवान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक जवान आदमी, क्या बोलेंगे, एल्डर, यंग, यंग यंग, थैंक यू। एक यंग आदमी स्पेंड ज़्यादा करता है, लग्जरी के ऊपर खर्चा करता है, और एक ओल्ड आदमी स्पेंड कम करता है। जिस जिसके घर में माशाल्लाह माशाल्लाह दादा दादी हैं, आप लोग अपने अपने दादा दादी को, अपने अम्मी अब्बू को, और अपने आप से कंपेयर कर लो। आप अपने पूरी फैमिली ट्री को अपने आप से कंपेयर कर लो। वो लोग कुछ भी खर्चा नहीं करते जो हम लोग खर्चा करते हैं। ऐसा ही है भाई। वो लोग एक रोटी खा लेते हैं, उसमें वो लोग खुश हैं, और खर्चा वो सारा का सारा हम लोगों के ऊपर करते हैं। हम लोग आईफोन, मैं आईफोन चलाता हूँ, मेरा अब्बा नहीं चलाता भाई, ये मैं आपको बता दूं। सही बता रहा हूँ आपको। ठीक बात है। अब याद रखना मेरी बात। एक यंग आदमी स्पेंड ज़्यादा करता है, और एक ओल्ड आदमी स्पेंड कम करता है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए सेव कर रहा होता है। ठीक है। तो एज के ऊपर भी होता है, फिर इंसान के लाइफ स्टाइल के ऊपर भी होता है। अच्छा, पांचवा फैक्टर है साइज ऑफ हाउस होल्ड। साइज ऑफ हाउस होल्ड का मतलब है कि घर में कितने लोग हैं। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो फिर स्पेंडिंग ज़्यादा होगी। अगर घर में लोग कम हैं तो स्पेंड कम होगा, सिंपल सी बात है। तो भाई, स्पेंडिंग 5 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है: इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, कॉन्फिडेंस लेवल, एज और साइज ऑफ हाउस होल्ड्स। ठीक है। बिल्कुल जनरल नॉलेज है। अच्छा, सेविंग। सेविंग क्या होता है? सेविंग occurs when a person puts away part of their current income for future spending. People save for many reason. भाई, इंसान सेव क्यों करता है? हॉलीडे के लिए, वन नाइट इन दुबई। इंसान सेव करता है ताकि वो पैसे से पैसा कमा सके, जैसे बैंक में पैसा रख के इंटरेस्ट कमाता है। इंसान पैसा कमाता है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस के लिए, जैसे कि कोविड-19। ठीक है।
तो इंसान पैसा सेव इन तीन चीज़ों के लिए करता है। और इंसान सेव करेगा ये इन चार फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन, एज। ऑब्वियसली, अगर यंग आदमी है तो वो स्पेंड ज़्यादा करेगा, सेव कम करेगा। अगर एक ओल्ड आदमी है तो फिर वो सेव ज़्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा। एटीट्यूड टू सेविंग। आपका क्या सेविंग की तरफ एटीट्यूड है? जैसे मेरे एक दोस्त है, उसने 4 दिन पहले ब्लू कलर का आईफोन रखा हुआ था, 17 Pro Max। उसके अंदर मस्ती हुई और उसने 4 दिन बाद ऑरेंज कलर का आईफोन खरीद लिया। वो शाह खरच आदमी है। उसकी जेब में 10,000 रुपये भी नहीं होंगे, 500 रुपये भी नहीं होंगे, लेकिन मोबाइल उसके पास लेटेस्ट होगा। बॉलमैन की कैप, एलवी के जूते, फुल शशके में घूमता है भाई वो। सेविंग नहीं करता। वो बोलता है जो आ रहा है कमाओ, जो आ रहा है कमा रहे हो उड़ाओ। बोल रहा है 2026 में दुनिया खत्म हो रही है उसके मुताबिक। तो वो बोल रहा है खर्च जेब में रखने का कोई फायदा नहीं है, खर्च कर दो। वो एक ही बात बोलता है, कबर में जेब नहीं है, कबर में जेब नहीं है, एक ही बात करता है वो। अकाउंट्स पढ़ाता है वो, अकाउंट्स पढ़ाता है। उसका नाम है गुलाम नबी। जिस जिसको अकाउंट्स में हेल्प चाहिए वो ज़रा ये चैनल देख ले। ही विल अपलोड फुल कोर्स ऑन हिज यूट्यूब चैनल। वो अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा कोर्स डालेगा। ये मेरा दोस्त है, ही टीचेज अकाउंट्स। बहुत सारे बच्चे मेरे इससे पढ़ते भी हैं। सो यू गाइस कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके। ओके। अब मेरी बात सुनना। पहला एज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा सेविंग का एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। फिर इसके अलावा बिजनेस कॉन्फिडेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिजनेस कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? बिजनेस कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है बिजनेस कॉन्फिडेंस का? कि भाई अगर आपको ये लग रहा है कि आपके अगर आपको ये लग रहा है अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बिजनेस आगे जाके और अच्छा होने वाला है, तो फिर आप सेफ कम करोगे। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस आगे जाकर सही नहीं होगा, तो फिर आप सेफ ज़्यादा करोगे। सही है। फिर इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी हमने पीछे भी डिस्कस करा था कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो इंसान सेव ज़्यादा करता है, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंसान इंसान सेव भी कम करेगा। करेक्ट। तो सर ये 4 फैक्टर्स है जो सेविंग्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बोरोइंग। ठीक है। बोरोइंग क्या है भाई? बेटा आलियान पढ़ लो। जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो। बोरोइंग क्या होती है? देखो, बोरोइंग तब अकर होती है जब एक फर्म या फिर एक गवर्नमेंट बैंक से लोन लेती है या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है और उसको इंटरेस्ट के साथ वापसी लेगी। देखो, आज की दुनिया के अंदर कोई भी बंदा अगर किसी से पैसे बोरो करता है तो फिर उस पैसों के बदले में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न देना है, उसको इंटरेस्ट देना होता है। सही है। अब आप याद रखना, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ज्यादा रीपे करना पड़ेगा। मिसाल है, मैंने 1 लाख रुपए बोरो करे में, और जिस दिन मैंने बोरो करे थे ना उस दिन इंटरेस्ट रेट था 10%। और साल के एंड में मुझे कितने वापसी करने थे? 1,10,000। और ये जो इंटरेस्ट रेट मैंने मिसाल है लोन लिया है आज। आज कब लिया? नवंबर में। और नवंबर 2025 को मैंने लोन लिया। नवंबर 2025 के अंदर इंटरेस्ट रेट 10% था। 1 जनवरी 2026 को इंटरेस्ट रेट हो गया 20%। तो अब मैंने लिए 1 लाख रुपए हैं, और मैंने ये सोचा हुआ था दिमाग में कि मैं 1,10,000 वापसी दूंगा, लेकिन मुझे देने कितने? 1,20,000। तो इसका मतलब है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो रीपेमेंट्स भी बढ़ जाएंगी, और इससे इंडिविजुअल की, फर्म की, गवर्नमेंट की, सबकी परचेजिंग पावर पे इफेक्ट आता है। जैसे हम लोगों ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आईएमएफ से लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो जो हमारा कर्जा था वो ऐड होता जा रहा है। अगर एक फर्म है उसने बैंक से लोन लिया हुआ है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर उसका भी कर्जा बढ़ रहा है। एक इंडिविजुअल ने बैंक से मॉर्गेज या फिर कोई लोन लिया हुआ है किसी तरीके का, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो उसको भी ज्यादा रीपे करना है। इंसान बोरो क्यों करता है? बिजनेस शुरू करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई लैंड परचेज करने के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल डे टू डे खर्चा चलाने के लिए बोरो करता है। अब बोरोइंग इन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पहला कि फंड्स कितने अवेलेबल हैं। अबे, अगर आपको कोई उधार दे रहा है तो पहले तो ये डिपेंड करता है ना उसके खुद के पास पैसे हैं या नहीं है। वैसे एक बिजनेस टिप दे दूं आपको, उधार नहीं देना किसी को भी। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान में किसी भी बंदे को उधार देते हो तो फिर आप उस बंदे से अपने पैसों की भीख मांगते हो। उधार देने से पहले आपको सामने वाला बंदा भिखारी लगता है। उधार देने के बाद यू आर नाउ अ भिखारी, क्योंकि अब आप अपने पैसों के लिए उसके सामने भीख मांगोगे।
मेरे पैसे दे दे, वो बोलेगा अकाउंट में डाल रहा हूँ। ऐप नहीं चल रही, कैश ले लेना, घर से पिक कर ले, कल ले लियो, परसों ले लियो, खाने में एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ ना कुछ टोपी ड्रामा, यार पैसे नहीं है एक काम करिए घड़ी ले ले। अबे पागल, मैं घड़ी का क्या करूं? सही बात है कि नहीं है? तो बोरोइंग को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। दूसरा फैक्टर क्या है? क्रेडिट कार्ड्स। दूसरा फैक्टर क्या है भाई? दूसरा फैक्टर है क्रेडिट कार्ड्स। आप किस किस को पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है जब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे यूज़ कर लेते हो। मिसाल है, मैं हाइपर स्टार गया और एक टीवी था जो 1 लाख रुपीज़ का था, और मेरे बैंक में जो करंट बैलेंस है ना, मेरे बैंक का जो करंट बैलेंस है वो था 70,000। कोई डॉलर नहीं, 70,000 था। और टीवी था 1 लाख रुपीज़ का, और मेरे पास क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था। मेरे पास क्या पड़ा हुआ था? क्रेडिट कार्ड पड़ा हुआ था, सही कह रहा हूँ? तो मैंने फौरन से क्रेडिट कार्ड चला दिया और टीवी में लेके आ गया। फौरन से मुझे मैसेज आया कि योर बैंक इज इन ओवरड्राफ्ट ऑफ -30,000। मैंने पूछा वाई? तो वो जो आंटी कॉल पे होती है ना, आंटी ने बोला, सर आपने अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे बोरो कर लिए हैं, इसलिए आपकी जो बैंक है ना वो ओवरड्राफ्ट में है। मैंने बोला ठीक है आंटी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हो, कि बैलेंस शीट के अंदर, आप सबने देखा होगा, आप सबके पास अकाउंट्स है, आप लोग सब कॉमर्स के स्टूडेंट है। बैलेंस शीट के अंदर कभी कभार आपकी बैंक करंट लायबिलिटी के बॉक्स में आ रही होती है, ऐसा है। और करंट लायबिलिटी के बॉक्स में आपकी बैंक क्यों आ रही होती है? क्योंकि आपकी बैंक बैलेंस नेगेटिव में होता है, ओवरड्राफ्ट में होता है। आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई है कि आपको बैंक को -30,000 पे करने हैं। सब मानते हैं ना ये बात? इसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? व्हेन यू बोरो मोर मनी देन योर लिमिट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके। अच्छा, फिर ये वेल्थ क्या होती है भाई? इंसान को पैसा उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसकी वेल्थ के ऊपर, इसकी दौलत, इसकी शोहरत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं दौलतमंद आदमी हूं, परी जात जैसा, मैं परी जात जैसा अगर दौलतमंद आदमी हूं, या मैं किया का मालिक हूं, या फिर मैं टाटा अंबानी हूं, शाहरुख खान हूं, मैं कौन हूं? मैं पीके हूं। तो भाई, अगर मैं इनमें से कोई एक बंदा हूं और मैं बैंक से पैसा लेने के लिए जाता हूं, तो पूरी बैंक के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे सामने ब्लैंक चेक रखा जाता है और बोला जाता है सेठ जितने पैसे चाहिए उतने ले जा, मेमन पार्टी है, पैसे वापसी दे देगा। फाद मनाफ जाता है तो बैंक में ये हो रहा है कि भाई मैं जा रहा हूँ बैंक के अंदर, तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ब्लैंक चेक देते हैं, बोलते हैं सेठ जितने पैसे चाहिए ले जा, मेमन आदमी है, पार्टी है, वापसी कर देगा। सारा वेल्थ का चक्कर है। ऐसा ही है भाई। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बोरोइंग को इफेक्ट करते हैं? पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, दूसरा है क्रेडिट कार्ड्स, तीसरा है वेल्थ। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। ये लोग सारे लोग बैंक से खड़े हुए थे और मुझे ब्लैंक चेक दिया था, मुझे तो साइन भी करने नहीं आती, वो ये देख रहे थे, ऐसे ही दिया था उन्होंने, और वो सारे इस्तकबाल में मेरे खड़े हुए थे कि सब धक्के देके उसको निकालेंगे। मैं गरीब आदमी हूँ यार, तुम लोग क्या समझ रहे हो मेरे को? गरीब आदमी हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मुझे बताओ, गरीब विद आईफोन, मुझे बताओ भाई, बोरोइंग को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहला अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा वेल्थ। तो अगेन दिस चैप्टर, वी आर डन विद दिस चैप्टर हाउस होल्ड। इस चैप्टर में याद करने का है, और इट्स ट्रस्ट मी, ये सब बेसिक जनरल नॉलेज है। मैं अगर नहीं भी पढ़ाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैंने पढ़ा दिया। स्कूल के अंदर भी इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस नहीं करा जाता, लेकिन इनके ऊपर छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे एमसीक्यू कहीं ना कहीं टेस्ट हो जाते हैं, फिर बच्चे आसान एमसीक्यू भी गलत कर देते हैं। देखो, मुश्किल चीज़ के ऊपर तो एवरीवन फोकसेस, आसान चीज़ के ऊपर भी करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस चैप्टर, एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। और मनी बैंकिंग के चैप्टर में, बोरोइंग के चैप्टर में हम लोग एक और चैप्टर करेंगे जो आपने बिजनेस में भी कवर कर लिया होगा, बिजनेस ग्रोथ। इन सब चीज़ों में याद करने का है, सही है, इन सब चैप्टर्स में याद करने का है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन दोनों चैप्टर्स की PDF फोटोकॉपी निकाल लें। एंड इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।